खास मुलाकात में आज हमारे साथ हैं तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जोशी, जिन्हें अमूमन लोग एसके जोशी साहब के नाम से भी जानते हैं। 37 साल के प्रशासनिक करियर में खासतौर पर एकीकृत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उन्होंने अपनी सेवाएं दी। 31 दिसंबर 2019 को तेलंगाना मुख्य सचिव पद से रिटायर होने के बाद बतौर एडवाइजर राज्य सरकार इनकी सेवाएं लेती रही। तो हम सीधे मुखातिब होते हैं जोशी साहब से। सर, कोई कहे कि रिटायरमेंट के बाद आप निजी दायरे में हो या पारिवारिक दायरे में हो, ये सही नहीं होगा। आपका अपना सार्वजनिक एक्टिविटीज भी चल रहा हो, क्या कर रहे हैं सर रिटायरमेंट के बाद अभी? सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक नमस्कार जी। मेरे ख्याल से जितना मैं नौकरी के समय व्यस्त था उससे ज्यादा नौकरी के बाद व्यस्त हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही आनंदित अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि 2 साल का मेरा एडवाइजरी का टेन्योर भी खत्म हो गया जी। और उसके बाद मैं आईआईटी रुड़की में एक शिक्षक के रूप में और तरह तरह की एक्टिविटीज में भाग ले रहा हूँ। जी सर, आपने काफी सारी किताबें भी लिखी अपने प्रशासनिक अनुभव को लेकर के, उन किताबों में इनका जिक्र करेंगे क्या? सबसे पहले मैं पीएचडी के दौरान मेरा विषय पानी के ऊपर था जी। और 1991 से लेकर 95 तक मैं पर्यावरण मंत्रालय में, फिर 2001 से 2008 तक पर्यावरण मंत्रालय में रहा जी। जिसकी वजह से मुझे इन्वायरमेंट और इस तरह के इश्यूज की अच्छी सोच समझ का मौका मिला। मेरी किताबों में सबसे पहली किताब है ट्रांसबाउंड्री वाटर मैनेजमेंट, जो कि 2007 में उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी साहब ने रिलीज की थी। उसके बाद मैंने रिटायर होने के पश्चात एक इको टी कॉलिंग करके किताब लिखी थी, जो एक छोटे छोटे अनुभवों के आधार पे थी। उसका तेलुगु में भी ट्रांसलेशन हुआ प्रतिध्वनि के रूप में, और अब हम लोग 10 सारे लोग बैचमेट्स इकट्ठा होकर एक किताब लिख रहे हैं, रिफ्लेक्शंस ऑन द पब्लिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो वो आशा है कि अगले महीने तक वो पूरी हो जाएगी और उपलब्ध हो जाएगी। सर, आपका तकनीकी ज्ञान भी रहा और इरिगेशन डिपार्टमेंट में आपने काफी सारा काम किया है। इरिगेशन डिपार्टमेंट को, किसानों की सिंचाई समस्या को लेकर के, तेलंगाना की स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? मैं कहूँगा, सबसे पहले मैं एक छोटी सी घटना बताना चाहता हूँ। मेरे परिवार में अधिकतर लोग सिविल इंजीनियर थे। मैंने कहा मैं सिविल इंजीनियरिंग नहीं करूंगा। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आईआईटी रुड़की से की, उसके बाद कम्युनिकेशन एंड रडार इंजीनियरिंग आईआईटी दिल्ली से की। वहाँ हर आदमी जो था परीक्षा दे रहा था सिविल सर्विसेज की, तो मैं भी उसमें आ गया। लेकिन जहाँ तक सिविल इंजीनियरिंग का सवाल है, 10 वर्ष तक मैं एकीकृत आंध्रा और तेलंगाना में करीब करीब बीच में आता जाता रहा। लेकिन बाइफर्केशन के समय भी मेरे से सलाह ली गई इस तरह से क्या करना है। तो मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक तेलंगाना का प्रश्न है, जो जिस तरह की हम लोगों ने एक पूरी सुरक्षा चक्र, सुरक्षा कवच पानी के ऊपर बना लिया गया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड होती है कि आप एक जगह शॉर्टेज है जहाँ, उससे लेकर अधिक जगह जहाँ से होता है उसको आप भिजवाते हैं, उसी तरह पानी की हमारे स्टेट में कहीं भी कमी होगी तो हम एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जा सकते हैं। और ये बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना थी, जिसके भाग में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसके द्वारा ड्रिंकिंग वाटर मिशन भागीरथ के द्वारा सुविधा उपलब्ध हुई, और जो कालेश्वरम और उससे सहयोगी प्रोजेक्ट हैं उनके द्वारा पूरे राष्ट्र में, तेलंगाना स्टेट में पानी का एक सुरक्षा कवच तैयार हो गया है। जी सर, जब आप ज्वाइन करने वाले थे उसमें एसपी सिंह साहब टेन्योर में थे और उनका एक्सटेंशन मांगा जा रहा था, क्योंकि मिशन भागीरथ योजना चल रही थी तो वो डिस्टर्ब नहीं हो, लेकिन वैसा हो नहीं सका। आपने ज्वाइन किया और उसी समय जिस तरह से पीक पर था मेरे ख्याल से मिशन भागीरथी को लेकर के कामकाज, और जिस तरह से सरकार का फोकस था, तो खास तौर पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर के क्या कहेंगे? सरकार का फोकस, मेरा तो ये मानना है कि जैसे कोई अगर प्राइवेट प्रोजेक्ट हो, तो किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उस बिल्डिंग का मालिक अगर उसमें इंटरेस्ट लेगा
सरकार जो है, सीएम साहब ने, माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लिया जी। और जिस तरह से सुपरविजन और जिस तरह से उन्होंने हम लोगों को काम करने की स्वायत्ता दी थी, मेरे ख्याल से अपने आप में एक ऐतिहासिक घटना है। आप विगत के प्रोजेक्ट्स को देखें जी। नागार्जुन सागर, श्रीशैलम और भाखड़ा नांगल बांध और एनी प्रोजेक्ट जी। कम से कम 10 से 20 साल लगते हैं जी। इसमें शुरुआत महाराष्ट्र से बात करने से लेकर और सारी इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस, फॉरेस्ट क्लियरेंसेस, सारी कुछ 3-3.5 साल के अंदर स्क्रैच से लेकर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था जी। वो कालेश्वरम का पूरा हुआ। वो अपने आप में बिल्कुल ग्राउंड वाटर लिफ्टिंग को लेकर के बाकी राज्यों में भी प्रयोग हुए तेलंगाना को देख करके, सर इसमें किस तरह की तकनीकी विशेषताएं होती हैं, क्या टेक्निकल स्पेशलिटीज होती हैं इसमें? देखिए, दो तरह से सिंचाई की जाती है। एक होता है सरफेस ग्रेविटी के द्वारा इरिगेशन, जिसमें कि सतह का प्रवाह जो है पानी को बहाता है, और एक लिफ्ट इरिगेशन होती है। तेलंगाना दोनों नदियां कृष्णा और गोदावरी कम से कम हमारे जो हाईएस्ट पॉइंट है उससे 500 मीटर नीचे बहती हैं। तो अगर हमें उनके पानी का उपयोग करना है तो हमको लिफ्ट करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। तो ये जो प्लानिंग की गई थी, ये लॉन्ग टर्म ड्रिंकिंग रिक्वायरमेंट और इरिगेशन रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसका बजट काफी ज्यादा गया, करीब 1,20,000 करोड़ के आसपास, उससे अधिक चला गया। तो बाकी जो राज्य सरकारें हैं वहां पर यह ऑब्जेक्शन होता है कि इस तरह की परियोजना हमारे लिए भारी पड़ सकती है। इस पर क्या कहेंगे तकनीकी तौर पर? जहां तक मेरी जानकारी है, तेलंगाना ने भी अपने रिसोर्सेज से ही इन परियोजनाओं को पूरा किया है। जी। भारत सरकार ने अनाउंस किया था, ना तो इसे राष्ट्रीय प्रोजेक्ट का दर्जा दिया, जी, ना ही किसी और तरह की एक्सेप्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन की सुविधा दी। जी। बाकी तो तेलंगाना ने अपने रिसोर्सेज से ही इन परियोजनाओं को पूरा किया। तो भौगोलिक परिस्थिति के लिहाज से बाकी कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इस तरह के प्रोजेक्ट वायबल हैं, वहां पर किया जाना चाहिए प्रयोग? देखिए, हर राज्य में आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है। जी। तो पानी सबसे आवश्यक है। अगर हम 1 या 2 मानसून के फेलियर को बर्दाश्त कर सके तो वो राज्य, वो सभ्यता चलेगी। नहीं तो अगर पानी की कमी हुई तो हाहाकार मच जाएगा। बिल्कुल। सर, आपका 37 सालों का अनुभव रहा है बतौर प्रशासनिक सेवा आईएएस के करियर में। क्या कुछ खास जो आपके डिसीजंस थे जिसने प्रभावित किया लोगों को, अगर 1 2 3 करके हम माने तो क्या कहेंगे? ब्यूरोक्रेसी में ऐसा कोई डिसीजन नहीं होता, हर डिसीजन लोगों को प्रभावित करता है, और कोई ऐसा मेरी समझ में तो नहीं है कि जिस डिसीजन ने प्रभावित किया हो। मैं 2-3 चीजें कह सकता हूँ। कई बार ऐसा मौका आता है जब आपको स्टैंड लेना पड़ता है। जी, बिल्कुल। तो उस समय अगर आप स्टैंड ले लें तो जीवन भर आप संतुष्ट रहते हैं। मैंने भी ऐसे कई क्षण आए थे जिसमें स्टैंड लिया, और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा स्टैंड लेना मुझे, मेरी अंतरात्मा को जो है जी, कभी कचोटा नहीं उसने। बिल्कुल। इसमें मास प्रभावित हो, ज्यादा से ज्यादा लोग प्रभावित हो, और आपको संतुष्टि मिली हो कि मैंने लोगों ऐसा डिसीजन लिया कि बहुत बड़ी आबादी का भला हुआ इसमें। देखिए, डिसीजन जो होता है सरकार में, या तो मुख्यमंत्री का होता है जी, या पूरी कैबिनेट का होता है। बिल्कुल। हम लोग सब उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करते हैं। जी। उस डिसीजन में आप कितनी जोश के साथ, कितनी कमिटमेंट के साथ उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जी। सर, करियर में आपने लंबा दौर देखा, सेंट्रल डेपुटेशन भी हुआ था, तो शुरुआती दिनों की बात बताइए जब आपने नेल्लोर में ज्वाइन किया था सर्विस में, और उसके बाद फिर आप सेंट्रल डेपुटेशन में गए थे, कैसा माहौल था उस वक्त? नेल्लोर में, मतलब हम लोगों, एक चीज मैं और बता दूं, नेल्लोर की पोस्टिंग के समय मेरे साथ एक पर्सनल ट्रेजेडी हुई थी। जी। उस समय मेरे माता पिता ने मुझे सूचित नहीं किया। जी। मेरे बड़े भाई साहब गुजर गए थे, उन्होंने कहा एक लड़का तो हमारा थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो दूसरे को हम वापस नहीं बुलाएंगे। तो मैं 1 महीने के बाद कभी मुझे समाचार मिला अपने भाई के देहांत का, तो मैं नेल्लोर से गया था। लेकिन 36 घंटे आप उस समय बरेली से चलते हुए पहले दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में 6-7 घंटे आप ब्रेक किए,
फिर एक रात, एक दिन, अगली रात, तो आप इमेजिन कर सकते हैं। तो जब नेल्लोर पहुंचा तो मैंने देखा कि जो यहाँ की तेलुगु बोली जाती है, ऐसा तो हमें एकेडमी में सिखाया नहीं गया। जी तो काफी लोग तमिल का असर भी था। जी तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जी सबसे पहले साइकिल मिली, फिर एक मोटरसाइकिल मिली असिस्टेंट कलेक्टर अंडर ट्रेनी को, जी और मेरे को एक पिनाकिनी गेस्ट हाउस था, जी अभी भी मैं रिमेम्बर करता हूँ। तो उसमें बेड जो था, उसकी 2 टांगे जो थी ईंटों पे खड़ी हुई थी। जी। उस तरह से काफी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे। उस जमाने में जो सहयोगी अधिकारियों का रवैया या फिर नेताओं का रवैया था और आज का दौर जब आप एक चीफ सेक्रेटरी बने थे सर, तो तुलनात्मक तौर पर कैसा है? मैं किसी का नाम स्पेसिफाई करना मैं नहीं आग्रह करूंगा, लेकिन क्या परिवर्तन देखा आपने? मेरे ख्याल से तो कोई परिवर्तन नहीं है। जी वही पॉलिटिकल सिस्टम है, वही ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है। जो हुआ है वो मूल्यों का ह्रास हुआ है, जी। मूल्य थोड़े गिरे हैं। प्रशासनिक प्रेशर उस जमाने में कुछ कम थे, आज उस ज्यादा? समय भी थे। आप, मेरे ख्याल से ये कहना गलत है। हर जनरेशन ये कहती है कि मेरे समय में बहुत अच्छा था। जी मेरा मानना है कि उस समय के मूल्य और आज के मूल्यों में अगर तुलना की जाए तो आजकल के मूल्य थोड़े स्तर कम हो गया है, लेकिन प्रेशर और हर तरह की चुनौतियां वैसी की वैसी हैं। सर, एक वाकया था जब आप सेंट्रल डेपुटेशन में गए थे और मिनिस्ट्री में आपने ज्वाइन करने के लिए गए, तो एक गार्ड ने आपको रोका था शायद आईडी कार्ड को लेकर। क्या था वाकया वो? यहाँ पे मैं ज्वाइंट कलेक्टर था जी और मेरी वही पारिवारिक कारणों की बिल्कुल। वजह से मैं दिल्ली डेपुटेशन पे गया। जी तो हर मंत्रालय में सुरक्षा का इंतजाम होता है। जी मुझे लगा कि मैं अंडर सेक्रेटरी होके जा रहा हूँ। आपकी जानकारी के लिए, अंडर सेक्रेटरी सबसे छोटा जी सरकारी पद होता है दिल्ली में। जी तो मैंने कहा कि जैसे यहाँ पे लोग मिलते मिलाते थे, तो उसने कहा साहब कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा भाई मैं अंडर सेक्रेटरी का ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो उसने हंस के कहा कि बाजू के कमरे से पहले पास बनवाओ। पास बनवाया और फिर जब तक वो पास रहा तब तक मैं आता जाता रहा। बट अपने आप में एक एक्सपीरियंस था। बिल्कुल। एक आईएएस अधिकारी का अपना प्रभाव होता है जिले में, लेकिन जब दिल्ली मुख्यालय में वहां जाना होता है तो एक अनुभव अपना आपने शेयर किया। और दिल्ली में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट में किस तरह का अनुभव रहा? वहां पर चूंकि नीतियां निर्धारित होती हैं पूरे देश के लिए। एक घटना छोटी सी और बताऊंगा। जी। वहां पे हर चीज का दायरा होता है कि अब डिप्टी सेक्रेटरी डायरेक्टर हैं तभी आपको एयर कंडीशनर मिलेगा। जी जी। तो मेरे को जो कमरा मिला था उसमें कूलर लगा हुआ था। अच्छा। तो कूलर का पानी 2 घंटे में खत्म हो जाता था। जी उसके बाद दिल्ली की भयानक गर्मी और कूलर की गर्म हवा। जी मैंने 4 साल तक प्रयास किया, उस कूलर में दोबारा पानी नहीं भरवा सका मैं। तो जी इस तरह की घटनाएं हुई थी। लेकिन जहां तक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो प्रोफेशनल लेवल पे है, मेरे ख्याल से मैं एज अंडर सेक्रेटरी, वो मेरे प्रोफेशन का बेस्ट पार्ट था। आज आपने जलवायु परिवर्तन, बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट्री, तरह तरह की चीजें सुनते हैं, शाश्वत विकास। वो एज ए अंडर सेक्रेटरी अकेला मैं हैंडल करता था। और मुझे बहुत ही ज्यादा, हमारे कैडर के बहुत ही अच्छे ऑफिसर थे आर राजामणि साहब, जी टॉलेस्ट फिगर, वो मेरे सेक्रेटरी थे और मैं अंडर सेक्रेटरी था। तो प्रधानमंत्री के कार्यालय से लेकर कैबिनेट सचिवालय तक हर जगह वो एक्सपीरियंस मैं अपने कैरियर का बेस्ट एक्सपीरियंस मानता हूँ। सर, जो लीडरशिप है उनको पॉलिसी डिसीजन में एक बहुत बहुत बड़ा सजेस्टिव सपोर्ट होता है। सिविल सर्वेंट जो आईएएस अधिकारी होते हैं, कौन सा पॉलिसी डिसीजन आपके हिसाब से लगा कि आपके सुझाव के हिसाब से सरकार ने बनाया और इम्प्लीमेंट किया और इससे लोगों का जीवन परिवर्तित हुआ? ऐसा कोई आपको लगता है सबसे प्रभावी नीति निर्धारण हुआ हो? नीति निर्धारण तो होते रहते हैं और उसमें कोई चीज क्लिक कर जाती है, कोई चीज क्लिक नहीं करती है। आप जैसे 100 बॉलें खेलते हैं जी। तो 10 बॉलें हिट होती हैं, 90 बॉलें। कोई बात ऐसी जो आपकी मुख्यमंत्री ने मानी हो, बहुत खुश होकर के कि साहब आपने सलाह दिया और बड़ा अच्छा सलाह है, मैं इसको इम्प्लीमेंट करता हूँ? हमारे मुख्यमंत्री जो भी रहे हैं पिछले 1984 से, जी वो सब लोग अपने जानकार थे, विषयों के जानकार थे। बिल्कुल। उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लिए। जहां तक मुझे पड़ता है, डिसीजन लेते समय कि
किस तरह से उस पर अमल किया जाए एक चर्चा का विषय हो सकता है। बाकी डिसीजन तो सारे मुख्यमंत्री खुद ही लेते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और तेलंगाना के टेन्योर की बात करेंगे सर। दिल्ली से लौटने के बाद तेलंगाना में आपने जॉइन किया, अलग-अलग मिनिस्ट्रीज़ को संभाला। खासकर तेलंगाना में हाल के दिनों में कर्मचारियों को पे रिवीजन को लेकर के या डिले पेमेंट को लेकर के इस तरह की बातें आती हैं। आम लोगों के लिहाज से क्या कहेंगे? देखिए, तेलंगाना से पहले मैं एकीकृत आंध्रा में भी 2007 में 1 अप्रैल 2007 को दिल्ली से डेपुटेशन से वापस आया था। जी। तो 2007 से 2014 तक मैंने एकीकृत आंध्र प्रदेश में भी काम किया। जी। आईटी एरिया में काम किया, इरिगेशन में वहाँ पे काम किया, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया। बिल्कुल। तो मतलब हर काम का अपना चैलेंज होता है। अब तेलंगाना बनने के बाद 48 अधिकारियों ने पूरे स्टेट को, तो हम लोगों के पास 2-2, 3-3 चार्जेस होते थे। जी। तो काफी चुनौती भरा समय था। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हमें खुशी है कि अपनी जितनी हम क्षमता के हिसाब से काम कर सकते थे, बिना किसी गतिरोध के काम संपन्न किया। सर, बिना किसी राजनीति, गैर राजनीतिक विचार रखते हुए जो आज तेलंगाना की समस्याएं हैं, किस तरह की समस्याएं आप देख पाते हैं जिसमें चेंजेस होना चाहिए, जिसमें कोई पॉलिसी बननी चाहिए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए? देखिए, जो शासन प्रशासन है जी, वो दोनों तरह से चलता है। एक तो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव चलाते हैं, और जब तक पब्लिक की भागीदारी उसमें ना हो तो शासन प्रशासन में बड़ी मुश्किल होती है। अनफॉर्चुनेटली तेलंगाना ही नहीं, हमारे पूरे देश में इस तरह का है कि हर चीज के लिए आप सरकार को दोष देते हो। सड़क खराब हो गई तो सरकार ने नहीं की, बिजली नहीं आई तो सरकार ने नहीं किया। तो जैसे नागरिकों का कर्तव्य होता है, अधिकार भी होते हैं, तो दोनों जब तक बैलेंस नहीं होते हैं, नागरिकों को भी एक कहावत है, यू गेट द गवर्नेंस विच यू डिजर्व। जी। तो जब तक नागरिक जागरूक नहीं होगा तो उस पर वैसी गवर्नेंस मिलती रहेगी। पहले के जमाने में नागरिकों को कोई शिकायत होती थी तो अधिकारियों तक पहुंच पाते थे, पर्सनली मिलना पड़ता था। लेकिन अब की स्थिति में थोड़ा बदलाव हुआ है। डिजिटलाइजेशन की वजह से लोग एक क्लिक करते हैं, कंप्लेंट लॉन्च हो जाता है। तो प्रशासनिक स्तर पर भी बहुत सारे फेरबदल होंगे। शुरुआती दिनों में कंप्लेंट्स कम आते थे, अब की स्थिति में किस तरह की प्रशासनिक परिस्थितियां हैं एक अधिकारी के तौर पर डील करने में, कैसा लगता है? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। जी। क्योंकि पहले जो था, कम्युनिकेशन के साधन इतने फास्ट नहीं होते थे। जी। आप कोई व्यक्ति आएगा या चिट्ठी लिखेगा तभी आप तक उसकी बिल्कुल शिकायत पहुंचती थी। अब कम्युनिकेशन के माध्यम इतने फास्ट हो गए हैं कि जब तक, और दुर्भाग्यवश ब्यूरोक्रेसी ने इस तरह का कोई भी साधन नहीं चुना कि किस तरह से, अब जैसे ट्विटर पे रिस्पॉन्स आते हैं जी, या आपके व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, तो 500,000 मैसेजेस अगर किसी अधिकारी के पास आएंगे तो हर एक को टैकल करना मुश्किल है। हमारे जो नियम कानून है वो उस हिसाब से चेंज नहीं हुए हैं, तो जनता की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, और उस हिसाब से जो ब्यूरोक्रेटिक तंत्र है उसने अपने आप को पूरी तरह से ढाल नहीं पाए हैं। बिल्कुल। तो उसमें जो सिस्टम है एक तरह से उस थोड़ा बहुत डिजिटलाइजेशन का फायदा उठाया जा सकता है जो हाल के दिनों में डिजिटलाइजेशन, क्योंकि अभी सर बहुत सारे प्रोटोकॉल में लोग बंध जाते हैं, खासकर अधिकारी। अगर ट्विटर पर कोई समस्या हो या उस पर खुल करके एक अधिकारी रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। हाँ, नेता के लिए खुला आसमान है कि वो अपने हिसाब से ट्विटर पर ही आदेश जारी कर देते हैं। नहीं, ट्विटर की बात ये है कि अधिकारियों को उस पे कार्य करने की वो ही नहीं है। जी। जो हमारी ऑफिस मैनुअल्स हैं या बिजनेस प्रोसेस है, वो इसको ट्विटर को, फेसबुक को, व्हाट्सएप को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता है। तो हम समय के साथ से बदल नहीं पाएंगे। तो आज के दौर में जो नए अधिकारी ज्वाइन कर रहे हैं सर, उनको आप क्या कहेंगे? या जो बनना चाहते हैं कि नहीं मुझे आईएएस बनना है, देश का भला करना है, देश को बदलना है, ऐसे लोगों को कैसे प्रेरित करेंगे आप? देखिए, देश को बदलना बहुत बड़ी बात है। जी। देश को चलाते रहना अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है। और मैं ये कहूँगा 37 सालों में मुझे एक भी दिन ऐसा नहीं लगा कि मुझे
अपने आप पे लगाओ कि कहाँ मैं गलत जगह आ गया या मैं जो करना चाहता था वो नहीं कर पाया, तो मेरे को ऐसा कोई अनुमान नहीं है जी। और मैं तो यही कहूँगा कि सबसे ज्यादा चैलेंजिंग जॉब अगर विश्व में कोई है तो वो आईएएस है। अमेरिका के राष्ट्रपति से भी ज्यादा चैलेंजिंग जॉब अगर कोई है तो वो आईएएस है। बिल्कुल, अभी मल्टीनेशनल कंपनीज में बड़े बड़े पैकेज मिलते हैं, फिर भी लोगों का रुझान आईएएस के प्रति होता है या सिविल सर्विसेज के प्रति होता है। लेकिन आज के दौर में चैलेंजेस थोड़ा ज़्यादा बताया जा रहा है, क्योंकि रिसोर्सेज कम हो गए हैं। सरकारें जो प्रोवाइड करती हैं, उस ज़माने में जो शुरुआती दौर में आप हुआ करता था, उतने रिसोर्सेज नहीं मिल पाते अधिकारियों के पास। देखिए, मैंने रिसोर्सेज की बात बताई थी। मैं 2 पैरों की ईंटों पे पलंग पे सोया था, तो ये कहने की बात गलत है कि रिसोर्सेज ज्यादा थे या कम थे। जी। किसी अमेरिका के मुकाबले में आप कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज कम होंगे, लेकिन जहां तक कार्य करने की बात है, स्कोप ऑफ वर्क इज सो लार्ज, सो वास्ट कि आप जो भी करना चाहें कर सकते हैं। बिल्कुल। सर, अभी हाल फिलहाल आप एक किताब आपकी रिलीज होने वाली है, उसके बारे में खासकर बताना चाहें कुछ? बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि 1 या 2 लोग मिलके लिखते हैं या कोई बुक एडिटेड होती है और उसमें डिफरेंट तरह के लोग होते हैं। एक प्रोफेसर है तो एक पीएचडी का स्टूडेंट है। इस किताब में हम लोग 10 बैचमेट ऑफ द सेम बैच, हम लोगों ने एक मीटिंग की छोटी सी ओवर वीडियो कॉन्फ्रेंस, इसमें क्या किया जा सकता है। तो हर एक के पास करीब करीब 30 से 37 साल का अनुभव है जी। तो 37 को आप 10 से गुणा करिए तो 370 साल का अनुभव जो है जी इकट्ठा है। बिल्कुल। और 370 साल का अनुभव डिफरेंट स्टेट्स में है, डिफरेंट तरह के लोगों के साथ है। कोई वेस्ट बंगाल में है, कोई हिमाचल में है, कोई तेलंगाना में है। तो भारत को इकट्ठा करने के लिए किस प्रदेश में क्या समस्याएं हैं, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, तो मेरे ख्याल से हम 10 लोगों ने 9 चैप्टर लिखे हैं उसमें जी। और 9 पॉलिसी के चैप्टर हैं। मतलब उसमें कृषि से लेकर भूमि, जलवायु परिवर्तन, पावर, हर तरह का 9 चैप्टरों में समावित करने का कोशिश की गई है जी। और वो तो जनता जनार्दन बताएगी वो किताब कैसे रिसीव होती है, लेकिन हम लोग काफी आशावान हैं। कब तक ये पब्लिक डोमेन में आ जाएगा सर? सब प्रिंट का ऑर्डर है। जिस दिन वो सारी गलतियां, टाइपोग्राफिकल एरर, प्रूफ रीडिंग कंप्लीट हो जाएगी, प्रिंटिंग हो जाएगी। बिल्कुल। और रिटायरमेंट के बाद सर निजी जो एक्टिविटीज है उसके बारे में कुछ फोकस करना चाहें अभी के दौर में, और किताब लिखने के अलावा, जनसंपर्क के अलावा और क्या क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल से मैंने जो कुछ ना कर सका था वो इस दौरान किया है जी। पढ़ाई को लेकर, बच्चों को सिखाने से लेकर, नए स्टार्टअप्स को गाइडेंस देने से लेकर, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करने, हर तरह का मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है। अब आगे कितने दिन तक ऐसा चलेगा देखने की बात है, लेकिन मैं बहुत ही मतलब किसी किस्म के बंधन मुक्त होके जो आप काम कर सकते हैं उसका चांस मिल रहा है जी। तो हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जोशी साहब। आपने काफ़ी कुछ बताया, अपने अनुभवों को लेकर के, तकनीकी विषयों को लेकर के प्रकाश डाला, और एक बुजुर्ग के नाते बताया भी लोगों को, बच्चों को बताया कि कैसे उन्हें अपना आचरण रखना चाहिए। और प्रशासनिक सेवा को लेकर के जिस तरह से आपने बताया कि चैलेंजिंग है, लेकिन एक अहम है, आपको संतुष्टि मिलेगी अगर इस सेवा में आना चाहे तो। हमसे बातचीत, इस बात को रिपीट करता हूँ कि संतुष्टि जी अपने अपने अनुभव पे डिपेंड करती है जी। लेकिन अगर आप ठीक से काम करेंगे तो आपको अवश्य संतुष्टि मिलेगी। इस सब के लिए मुझे अवसर देने के लिए धन्यवाद। श्रोताओं पर नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया।